हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपने 10वें अध्याय में आगे वाला पाठ पढ़ते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। देखो, संयोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो सॉरी, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 होते हैं अपने। एक तो होता है अपने पार्श्वक्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। पार्श्व को अपने समांतर क्रम भी कहा जाता है। एक होता है इन दोनों का मिक्स होता है, मिश्रण, उसको मिश्रित क्रम कहते हैं। इसके बारे में अपने कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट अपने सीखेंगे कि क्या चीज होती है। इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में क्या चीज होती है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। अपने श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन पढ़ेंगे, सिर्फ 3 प्रतिरोधों के आधार पर पढ़ेंगे कि अपने 3 प्रतिरोधक तारों को लेकर उनको अलग अलग क्रम में संयोजित करते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। परिभाषा के रूप में आपको बताता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है कि इसमें प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा आ गया आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इस प्रकार से आपस में जोड़ते हैं, वो क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे कि ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि एक ही लाइन के अंदर चल रहे हैं, श्रेणी के अंदर, एक सीरीज के अंदर। ये प्रतिरोध तार यहां से यहां तक है, इसका पहला सिरा परिपथ से, दूसरा सिरा इस दूसरे के पहले से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा उससे आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा संयोजन क्या बनाता है अपने पास है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ा जाए। वीडियो को रोक कर ये परिभाषा उतार लेना कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ा रहे तो अपने क्या बन जाता है, ऐसा संयोजन क्या बन जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन बनाता है। प्रतिरोधों का संयोजन यहाँ आपको बताया गया है, इस प्रकार से जाता है। अभी अपने क्या करेंगे कि इस संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी कि इन प्रतिरोधों का तब सबका प्रतिरोध तो अलग अलग होगा, लेकिन अगर इनको तुल्य कुल प्रतिरोध निकालें तो कुल कितना निकलता है, किस प्रकार से निकलता है, उसके लिए अपने एक सूत्र की स्थापना, सूत्र होता है। उस सूत्र को कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे निकालता है, उसकी अपने प्रोसेस देखेंगे, किस प्रकार से सूत्र को। हाँ, तो यहाँ अपने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की स्थापना करेंगे। देखो, यहाँ एक चित्र बनाया गया है, इस चित्र में 3 प्रतिरोध दिए हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध R1, इसका R2, इसका R3। इनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया गया है। ये परिपथ बनाया गया है, ये बैटरी है, कुंजी है। इस प्रतिरोध के लिए अपने पास विभवांतर मापने के लिए अलग से वोल्टमीटर लगा है, एक V1, एक लगा है V2 और एक लगा है V3। उस पूरे प्रतिरोध में धारा मापने के लिए एक एमीटर लगा। तो सबसे पहले तो अपने कुछ चीजें इसके अंदर अपने लिखेंगे। सबसे पहले कि एक परिपथ दिया है, उस परिपथ के अंदर 3 प्रतिरोध दिया है, R1, R2 और R3। एक परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है, जिनके सिरों पर
विभवांतर, सभी के अलग अलग विभवांतर है, V1 V2 V3 है। तो तीनों के सिरों पर अलग अलग विभवांतर मान लिया, V1 V2 और V3। अब अपने कुछ चीजें याद रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो धारा बहती है वो सभी में एक समान बहती है, क्योंकि यहां से धारा चलेगी प्लस सिरे से आई धारा चलेगी, वो पहले इसके अंदर आएगी, जितनी इसके अंदर आएगी वही आगे चली जाएगी, वही आगे चलेगी, और वैसे ही घूमकर आप इसे कुंजी से होते ही बैटरी के माइनस सिरे की। तो यहाँ जो धारा है वो क्या रहती है, समान रहती है। तो इसके टॉपिक में याद रखने के लिए पहली बात रखना कि धारा क्या रहती है, इसमें समान रहती है। दूसरी बात, विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर अलग होगा, क्योंकि ये इसका प्रतिरोध क्या पता क्या हो, कितनी तार है, कैसी है, इसका विभवांतर क्या रहेगा, अलग, इसका विभवांतर क्या रहेगा, अलग, क्योंकि ये सिरे अलग अलग जगह पर है। इसका एक सिरा ये रहा, इसका सिरा ये रहा, तो इसके दोनों सिरों पर विभवांतर मापना है, तो इसके दोनों सिरों पर लगेगा अपने पास। इसके दो सिरे अलग अलग है तो इसके दोनों सिरों पर लगा है, तो सबके लिए क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। तो धारा क्या होगी, समान रहेगी, और विभवांतर क्या होगा, इनका अलग अलग होगा। अब अपने क्या करते हैं, ओम के नियम से, ओम का नियम हमने पढ़ा था, क्या था, V बराबर IR था, यही था ओम का नियम। इस ओम के नियम को मैं तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग लगाता हूं। क्या करूंगा, तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग लिखूंगा। तो प्रतिरोध R1 के लिए, R1 के लिए ओम का नियम तो वही रहेगा, V बराबर IR, लेकिन R1 इस प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना है, V1 है, तो यहां लिखूंगा V1। इसका प्रतिरोध कितना है, R1, तो यहां लिखूंगा R1। इसके अंदर धारा कितनी है, धारा I1 तो नहीं है, धारा तो यहां से आपको बताया था कि धारा क्या रहती है, समान रहती है। यहां से I चली, वही धारा इसमें, वही धारा इसमें, वही इसमें, तो धारा I की I रहेगी, धारा के साथ कुछ 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, IR1। इसी प्रकार मैं प्रतिरोध R2 के लिए करूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, V2 बराबर IR2। जैसे VIR वाला फर्स्ट वाला बना है, वैसे ही 2 वाला बन जाएगा कि V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। प्रतिरोध R3 के लिए, R3 के लिए V3 बराबर क्या आ जाएगा, IR3। तो ये अपने पास तीनों का अलग अलग सूत्र आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा, ओम के नियम से 3 प्रकार के। अब अपने क्या करना है, अब अपने ये मानेंगे कि इन तीनों प्रतिरोधों को एक से प्रतिस्थापित कर दिया गया, कि तीनों को क्या कर दिया, तीनों प्रतिरोधकों को एक प्रतिरोधक तार RS से प्रतिस्थापित कर दिया। कहने का मतलब क्या है, किसी चित्र में बात करूं कि यहां इसने क्या कर दिया, सिर्फ एक ही तार लगा दी बड़ी करके, जिसका प्रतिरोध कितना है, इसके जितना यह इनको मिला रहे, इनके से जितना आता था उनके बराबर ही मान ले पड़े, तो ये एक ही तार लगा दी RS वाली। तो इसमें क्या करेंगे, RS से प्रतिस्थापित कर दिया, इसमें भी वही करेंगे ओम के नियम से। अब ओम का नियम लगाओ तो क्या लगेगा, V बराबर IR। अब क्या कर दिया इसने, R को प्रतिस्थापित किससे किया था, अपने RS से किया था। धारा का मान तो वही रहेगा, विभवांतर 1 2 3 तो नहीं रहेगा, इनके ऊपर जितना टोटल था वही रहेगा, जितना इनके अंदर परिपथ के अंदर था विभवांतर, वो विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर है V। अब अपने क्या बताया था आपको कि धारा तो क्या रहती है, समान रहती है, लेकिन विभवांतर क्या रहता है, अलग होता है। सबके सिरों पर अलग अलग होता है, लेकिन जो टोटल विभवांतर होता है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि जो विभवांतर इस पूरे परिपथ में चल रहा है वो विभवांतर कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा और कुछ इसको मिलेगा। तीनों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग बंट जाएगा, लेकिन टोटल मात्रा जो है वो तो एक समान ही रहेगी, यानी कि कुल विभवांतर V बराबर क्या रहेगा,
V1 V2 और टोटल विभवांतर V है वो क्या रहेगा V1 V2 और V3, इन तीनों के जोड़ के बराबर रहेगा क्योंकि ये तीनों कहां से आए हैं, इस टोटल से ही आए हैं। अब V और I की सूत्र लिख दो। V का सूत्र क्या आएगा IRS बराबर IR1 IR2 और IR3। यहां से I बार कॉमन आता है, I से I कैंसल, RS बराबर क्या बच गया ये अपना क्या बन गया तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बन गया। इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपने तीन प्रतिरोधों के लिए किया है, चाहे कितने ही प्रतिरोध हो, चाहे 4 हो 5 हो 2 हो 8 हो 10 हो, चाहे कितने भी हो, सबके लिए क्या होता है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है कि RS क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी अपने प्रतिरोध दिए हैं उतने प्रतिरोधों को सीधे क्रम में जोड़ लिया जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो हिंदी में निष्कर्ष की बात करें तो क्या आता है तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होता है सर्वाधिक होता है। क्या होता है सर्वाधिक, सबसे अधिक होता है। तो ये अपना श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को यहाँ पर रोककर इनको सभी को अच्छे से उतार लें और समझना है कुछ तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें जो भी समझ नहीं आया है। तो अपना श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। पार्श्व क्रम संयोजन अपने नेक्स्ट वीडियो में।